डेंटल इम्प्लांट एक मेटालिक चीज रहता है, एक मेटालिक पोस्ट रहता है, जिसको दांत की जगह पे जहां पे दांत नहीं है, उस जगह पे हड्डी के अंदर डाला जाता है। आजकल तो ये दांत निकाल के इमीडिएटली भी डाला जाता है, ठीक है, उस जगह पे। तो बेसिकली ये दांतों की जगह पे जो रूट होता है, दांतों का जड़ जो होती है, उसमें ये रूट फॉर्म इम्प्लांट्स रहते हैं, जिनको अंदर डाला जाता है, हड्डी के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल आप नेचुरल दांतों के जैसे इनसे काम ले सकते हो। जो लोग हैं जिनका एक दांत मिसिंग है या बहुत सारे दांत मिसिंग है, कोई वजह से भी हो, जैसे कि दांत में सड़न होने की वजह से उनको वो दांत निकालना पड़ रहा है, या फिर ऐसे लोग जिनमें दांत बचाने वाले ट्रीटमेंट्स जो है, जैसे कि रूट कनाल ट्रीटमेंट वगैरह, ये नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे लोग होंगे जिनके दांत जाने की गुंजाइश रहेगी। ऐसे लोगों में जो है इम्प्लांट्स को सजेस्ट किया जाता है। या फिर पहले से ही उनके दांत मिसिंग हो, जैसे मैंने बताया, एक दांत मिसिंग, दो दांत मिसिंग, या बहुत सारे दांत मिसिंग। जो पेशेंट डेंचर पहनते हैं, यानी जो कौली लगाते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी डेंटल इम्प्लांट्स करने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि वो एक रिमूवेबल ऑप्शन रहता है, डेंटल इम्प्लांट एक फिक्स्ड ऑप्शन रहता है। रिगार्डिंग कि ये किन में किया जा सकता है, तो ग्रोथ एक बार कंप्लीट हो गई हो उन इंडिविजुअल्स में हम कर सकते हैं। फिर एज का कोई लिमिट नहीं है एज सच। अगर देखेंगे तो बहुत टाइप के इम्प्लांट्स रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी दो किस्म के इम्प्लांट्स की बात करेंगे। एक होता है कि एंडोशियस इम्प्लांट बोलते हैं, और एक होता है कि सब पेरियोस्टल इम्प्लांट्स होते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या रहता है वो मैं आपको समझाऊं। जो एंडोशियस इम्प्लांट जिसकी मैं हम बात कर रहे हैं, वो होते हैं कि जो हड्डी के बीच में जाके प्लेस किया जाता है। जैसे कि हड्डी के हमारे दो भाग रहते हैं, बाहरी हिस्सा जो रहता है वो कड़क हड्डी का रहता है, अंदर का हिस्सा जो रहता है वो नरम हड्डी का रहता है। तो इम्प्लांट को वो नरम हड्डी में प्लेस किया जाता है। ओके, ऊपर के जबड़े में या नीचे के जबड़े में। दूसरे किस्म की इम्प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट कैटेगरी के इम्प्लांट्स अगर हम नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जो है हड्डी कम मौजूद है, हाइट कम वगैरह है, तो फिर ऐसे सूरत हाल में दूसरी किस्म के इम्प्लांट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें जो है वो पेशेंट के हिसाब से बनवाया जाता है और फिर उनको फिक्स किया जाता है। पहले किस्म के इम्प्लांट्स ये कस्टम मेड अलग अलग साइज में रहते हैं, यानी रेडीमेड अलग अलग साइज में मौजूद रहते हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं। तो उनमें से जो आपके पेशेंट में सुटेबल रहता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई बहुत दर्दनाक प्रोसीजर नहीं है, या बहुत कुछ बड़ी प्रोसीजर नहीं है। जैसे कि दांत निकालने से भी आसान प्रोसीजर है, लेकिन इसमें प्रिपरेशन बहुत लगता है। इट इज वेरी टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर। तो जो इसकी तैयारी रहती है उसमें एक किस्म का एक्सरे रहता है, जो थ्री डायमेंशनल व्यू हमको देता है, 3D व्यू, कि कितनी हड्डी मौजूद है। और फिर वो ये बताता है जैसे नीचे के जबड़े में नस कहाँ से जा रही है, या ऊपर के जबड़े जबड़े में जैसे साइनस कहाँ पे मौजूद है, उसके नीचे कितनी हड्डी अवेलेबल है, क्या हम वहां पे इम्प्लांट कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो क्या साइज। इस सब का जायजा जो है वो पहले ही सर्जरी के एक वर्चुअल प्लानिंग किया जाता है, सीबीसीटी एक्सरे के ऊपर। जैसे कि हड्डी के बारे में मैंने आपको बताया कि दो हड्डी के भाग रहते हैं। प्रोसीजर में ये किया जाता है कि पेशेंट का उस एरिया को सुन किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया से, इंजेक्शन देके मुंह में, क्योंकि हम मुंह का प्रोसीजर कर रहे हैं। तो इन एक बार उस एरिया को सुन किया गया, तो यदि अगर दांत वहां पे मौजूद नहीं था पहले से ही, चमड़ी अवेलेबल रहेगी, तो उस चमड़े को जो है वो कट किया जाता है। उस चमड़े को बाजू में हटा के, मतलब बाजू में उठाया जाता है, हटाया नहीं जाता है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं हमारे टर्म्स में, उसको साइड में करके हड्डी को आ, देखा जाता है, हड्डी तक पहुंचा जाता है। और फिर हर एक इम्प्लांट सिस्टम का एक अपना किट रहता है, ड्रिल किट। तो उसके हिसाब से हम हड्डी के अंदर धीरे धीरे होल्स जो है वो बनाते हैं। एक होल बनाया जाता है, होल्स नहीं, एक होल बनाया जाता है।
और फिर उस होल को एनलार्ज किया जाता है जो साइज का इम्प्लांट हमको प्लेस करना। इम्प्लांट को जो है एक और छोटे स्क्रू से कवर किया जाता है और फिर वापस चमड़ी को अपनी जगह पे रख के हम टाका लगा लेते हैं। इम्प्लांट जो होता है वो मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम से बनाया गया रहता है। रूट फॉर्म जो है ना, स्क्रू जो है, स्क्रू के शक्ल में हम रूट को अंदर डालते होते हैं। तो ये सब मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम रहता है। उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर एक नेक पार्ट रहता है जिसको अबटमेंट कहते हैं, वो जाके उसके ऊपर दांत आके फिट होने वाला रहता है। यानी जो दांत हमारे मुंह में दिखते हैं उसको हमारे टर्म्स में क्राउन कहा जाता है। तो क्राउन जो है वो इम्प्लांट को एक बीच में एक कनेक्ट करने वाला, क्राउन और इम्प्लांट को एक पार्ट रहता है। तो अब ये जो इम्प्लांट है और जो कनेक्ट करने वाला पार्ट है ये सब मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम से बने रहते हैं। दांत आपका अलग अलग किस्म के मटेरियल का रह सकता है, जैसे सिरामिक हो या कुछ हो। अब इम्प्लांट करने के बाद जो है हमको एक फेज रहता है। हड्डी और इम्प्लांट जो टाइटेनियम है उसको हड्डी के साथ एक होने की कैपेसिटी है। तो वो एक होने के लिए कम से कम 3 से 5 महीने लगते हैं। इस दौरान हम दांत को नहीं बिठाते हैं। पेशेंट से कहा जाता है कि आपको इतना पीरियड वेट करना है, उसके बाद ही हम दांत को लगा सकते हैं। यानी ये जो हीलिंग पीरियड है उसमें उसके ऊपर स्ट्रेसेस नहीं आना है, लोड नहीं गिरना है। तो हम इसीलिए इमीडिएटली उसके ऊपर जो है खाने पीने के लिए मना कर दिए रहे। जब तक के सूचर्स रहते हैं तब तक हम उनको कहते हैं कि सॉफ्ट डाइट लेना है, और उसके बाद में जैसे पहले वो खाते थे तो उस तरह से वो अपना डाइट रख सकते हैं। एक बार दांत लग गया तो बहुत सारी चीजें वो खा पी सकते हैं। साइड इफेक्ट नहीं कहूंगा मैं ये बोलूंगा कि या तो इम्प्लांट पकड़ लेगा या फिर इम्प्लांट फेल हो जाएगा। ओके, या तो इम्प्लांट ऑस्टियो इंटीग्रेट होगा या तो नहीं होगा। तो हड्डी के साथ में एक होगा या नहीं होगा। अगर ये समझो किसी कारण से भी फेल होता है इम्प्लांट, तो फिर इसमें पस फॉर्मेशन वगैरह दिख जाता है, वहां से वाइट डिस्चार्ज आने का स्टार्ट होता है, पेशेंट को दर्द महसूस होता है, पेशेंट दर्द कंप्लेन करते हैं। बट इस तरह से कोई फॉरेन बॉडी रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया टाइटेनियम जो है वो बायोकम्पैटिबल मटेरियल है जिससे इम्प्लांट बनाए जाते हैं, और टाइटेनियम में भी ये मेडिकल ग्रेड का टाइटेनियम रहता है जो स्क्रू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। रहा सवाल कि ये किन को सूट नहीं हो सकता है, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि कैंसर के मरीज है, उनकी इम्यूनिटी, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड रहते हैं। तो ऐसे मरीज जिनकी इम्यूनिटी ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो, वैसे में हम सक्सेस रेट जो है वो कम रहता है ऐसे मरीजों में। तो इसीलिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर पेशेंट की डायबिटीज लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब 3 महीने की, अगर डायबिटीज का एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा आता है, एक टेस्ट होता है HbA1c, उसको कराया जाता है। अगर उसके लेवल ज्यादा पाए जाते हैं तो फिर उन मरीजों में भी इस ट्रीटमेंट को हम मतलब उनको सुटेबल नहीं होगा। अगर वो अपनी डायबिटीज लेवल को कम कराते हैं और फिर ये ट्रीटमेंट को ऑप्ट करते हैं तो ऐसे मरीजों में हो सकता है। तीसरी किस्म के ये लोग होते हैं जिनमें अभी अभी कुछ कार्डियक सर्जरी किसी भी किस्म की हो, और उनको जो है एक और सर्जरी से खतरा है, और उनको जो है एक और सर्जरी करने से उनका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, या फिर कुछ उनकी जनरल हेल्थ पे इसका असर आएगा। तो ऐसे लोगों को भी ये ट्रीटमेंट को अवॉइड करते हैं। इन पेशेंट्स में अगर वो अपनी कार्डियक हेल्थ को या जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं तो फिर दे कुड बी कैंडिडेट्स आगे फ्यूचर में जिनमें इम्प्लांट हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो इम्प्लांट एक बार लग गया तो उसका सक्सेस रेट क्या है, उसको सक्सेस को कैलकुलेट करने का प्रमाण जो रहता है वो 10 साल का फ्रेम लेते हैं। अगर 10 साल किसी इम्प्लांट ने निकाल दिया देन इट इज वेरी एक्सेलेंट, यू कैन से। सो 98% जो है वो 10 ईयर सर्वाइवल 98% केसेस में हमको पाया जाता है जिनमें इम्प्लांट होता है। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये और भी ज्यादा सालों तक चलता है अगर पेशेंट को किसी भी किस्म का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया या नहीं हो,
और या फिर मतलब किसी भी तरह का हड्डी का कैंसर होना या फिर किसी भी तरह की हड्डी की बीमारी होना जिससे जो है ना हड्डी के गलने का स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें जो है ये आगे जाके फेल हो सकता है। वरना ये तो कई सालों साल तक इसके जो है सर्वाइवल रेट है। दूसरी चीज ये थी कि एक बार इम्प्लांट प्लेस किए तो हम कैप लगाते हैं ऊपर, तो कैप जो होता है वो अमूमन सिरेमिक मटेरियल का बना रहता है, तो सिरेमिक में अंदर से मेटल कोटिंग रहता है और ऊपर से सिरेमिक की लेयरिंग हुई रहती है। अब यूज कर करके अगर इसकी सिरेमिक की परत अगर झीज गई है तो इसको जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो हमको क्या चेंज करना है, सिर्फ ऊपर का कैप जो है उसको हमको चेंज करना है, और वो इम्प्लांट्स में आसानी के साथ चेंज किया जाता है क्योंकि वो स्क्रू करते हैं ज्यादातर टाइम्स नीचे के इम्प्लांट के साथ में। तो हमको बस उसको निकालना है अनस्क्रू करके, लैब में या तो इसको रिफर्बिश करने के लिए यानी मरम्मत करने के लिए भेजना है, या फिर हमको अगर नया कैप चाहिए तो हमको नया मेजरमेंट्स भेजना है, नया कैप बना के नया कैप लगा सकते हैं।